एक ऐसा एनिमे है जो कि सबसे अलग है, क्योंकि इसका मेन कैरेक्टर ना तो हीरो बनना चाहता है और ना ही विलन। ये बस लोगों के पीछे रहकर काम करना चाहता है। तो इस कहानी की शुरुआत एक निशिनो नाम की लड़की से होती है, जो कि सुबह उठकर नॉर्मली अपने स्कूल के लिए तैयार होकर निकलने वाली होती है। तभी उसको लगता है कि उसके गेट के बाहर कहीं मीडिया ना हो। दरअसल उसकी पास्ट लाइफ में कुछ ऐसा खतरनाक हुआ होता है, जिस वजह से वो मीडिया से बहुत डरती है। फिर इसके बाद निशिनो स्कूल पहुँचती है और हमें पता चलता है कि निशिनो स्कूल में काफी ज्यादा पॉपुलर है। अब जैसे ही वो स्कूल के अंदर जाती है, उसकी मुलाकात इस एनिमे के मेन कैरेक्टर से होती है। लेकिन निशिनो को हमारा मेन कैरेक्टर रद्दी भर नहीं पसंद और इस लड़के का नाम कागोरो होता है और इसके ग्रेड्स बिलो एवरेज। निशिनो कागोरो को गुड मॉर्निंग कहती है। कागोरो निशिनो का नाम बिगाड़कर उसे गुड मॉर्निंग कहता है, जिसे सुनकर निशिनो को काफी गुस्सा आता है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को कंट्रोल करती है और कहती है मेरा नाम निशिनो है। कागोरो कहता है अच्छा मुझे माफ करना, मुझे उन्हीं लोगों के नाम याद रहते हैं जो मेरी लाइफ में इम्पोर्टेंट होते हैं। इसके बाद कागोरो वहाँ से जाने लगता है। निशिनो से देखती हुई कहती है कि मुझे गुस्सा इस बात पर नहीं आता कि ये मेरा नाम गलत लेता है, बल्कि ये कभी भी मेरी तरफ नहीं देखता। जब भी ये मेरे से बात करता है, इसकी नजरें कहीं और होती हैं, जिससे मेरा गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है। इसके बाद हम क्लासरूम का सीन देखते हैं, जहाँ निशिनो कहती है मेरा बस चले तो मैं कागोरो को पूरी तरीके से इग्नोर कर दूं, लेकिन किसी रीजन की वजह से मैं उसको इग्नोर नहीं कर सकती। इसके बाद निशिनो वॉशरूम में जाती है और बताती है कि जब वो मिडिल स्कूल में थी तो उसे अपने शो बिजनेस से ब्रेक लेना पड़ा, जिसका रीजन जानने के लिए उसको सभी रिपोर्टर्स घेर लेते हैं। उनसे बचने के लिए उसको हमेशा एक मास्क लगा के रहना होता है। इसके बाद वो अपनी एक्स्ट्रा क्लास पूरी कर घर जाने के लिए अपने ड्राइवर को कॉल लगाती है, लेकिन उसका ड्राइवर कॉल पिक नहीं करता क्योंकि कुछ लोगों ने उसको पकड़ लिया था। अब ड्राइवर के काफी देर तक कॉल न उठाने पर निशिनो डिसाइड करती है कि आज वो घर खुद ही चली जाएगी। और वहीं दूसरी तरफ कागोरो निशिनो को वहाँ से जाते हुए देख रहा था। इसके बाद हम निशिनो को देखते हैं, जो कि अकेले घर जा रही थी। साथ ही वो बताती है कि उस इंसिडेंट के बाद से मैं कभी भी अकेले घर नहीं गई। अब रास्ते में चलते हुए उसको लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। पहले उसको लगता है कि ये बस एक वहम है, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखती है, उसके पीछे सच में एक आदमी खड़ा था। अब वो डर कर वहाँ से भागने लगती है। तभी उसके सामने एक गाड़ी आ जाती है। उसमें से एक आदमी निकल कर निशिनो को पकड़कर बेहोश करने लगता है। बेहोश होने से पहले वो देखती है कि उसके सामने कागोरो होता है, लेकिन वो शांति से खड़ा होता है। वो उसको बचाने की कोशिश भी नहीं करता। फिर अब कुछ समय बाद निशिनो की आंखें खुलती है और उसके सामने वही किडनैपर्स होते हैं और इन लोगों ने निशिनो को पैसों के लिए किडनैप किया था। इसके बाद हम कागोरो को देखते हैं, जो कि अपने फोन की मदद से देख रहा होता है कि आखिर अंदर क्या चल रहा है। इसके बाद वो अपने बैग से एक मास्क निकालता है। दूसरी तरफ किडनैपर्स निशिनो के साथ गलत हरकत करने की कोशिश करते हैं। वो किडनैपर कहता है कि ये दूसरी बार है जब तुम किडनैप हुई हो। तुम पहली बार किडनैप मिडिल स्कूल में हुई थी, जहाँ एक स्टॉकर ने तुम्हें किडनैप कर तुम्हारे साथ गलत हरकत करने की कोशिश की थी। इसके बाद वो निशिनो के कपड़े उतार कर कहता है कि मैं तुम्हें उससे भी ज्यादा मेमोरीज दूंगा। तभी ऊपर से कुछ आवाज आने लगती है। ये देखते हैं कि ऊपर तो कोई खड़ा होता है। दरअसल ये कागोनो होता है, लेकिन इसने फेस पर एक मास्क पहना था, जिस वजह से इसको कोई भी पहचान नहीं पाता। वो किडनैपर कागोनो के ऊपर फायर करने जाता है, लेकिन तभी कागोनो उसके हाथ पर चाकू से अटैक करता है और जल्दी से जाकर उस किडनैपर को पकड़कर जमीन में पटक देता है। ये देखकर दूसरा किडनैपर कहता है कि मैं पहले आर्मी में था, अब ये छोटे मोटे किडनैपिंग के काम कर मैं बोर हो चुका हूँ, तो अब तुमसे फाइट कर मुझे काफी मजा आने वाला है। इसके बाद इन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ पर वो किडनैपर कागोरो के ऊपर थोड़ा सा भारी पड़ रहा था, जिस पर कागोनो भी अपना क्रोबार निकाल लेता है। किडनैपर कहता है ये क्या बच्चों वाली चीजों से तुम मेरा कुछ बिगाड़ पाओगे। तभी कागोनो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उस क्रोबार से उस किडनैपर के हाथ पर जोर से मारता है, जिससे उस किडनैपर का हाथ पूरी तरीके से टूट जाता है। कागोरो बताता है कि मैंने क्रोबार को काफी अच्छे से चलाना सीख लिया है, क्योंकि मैंने कई बार रात में मोटरसाइकिल गैंग को हराया है। जिसे सुनकर वो किडनैपर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है क्या वो तुम हो जिसके बारे में इतनी बातें होती हैं। और वो जल्दी से गन को उठाने जाता है, लेकिन तभी कागोरो उसके पैर पर बहुत ही जोर की मारता है, जिस वजह से वो किडनैपर अब खड़ा भी नहीं हो सकता। और अब इतना मारने के बाद उन किडनैपर की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। इसके बाद कागोनो निशिनो के पास जाता है और कहता है इस तरीके से रात में अकेले घर मत जाया करो। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। अब अगले सीन में वहाँ पर निशिनो के पेरेंट्स पुलिस के साथ आ जाते हैं। निशिनो बताती है कि मेरे डैड ने अपने पावर्स की मदद से इस इंसिडेंट
को यहीं दबा दिया ताकि पब्लिक को इस बारे में पता न चल सके। अब अगले दिन निशिनो बिल्कुल नॉर्मल होकर वापस से स्कूल जाती है जैसे उसके साथ कुछ हुआ ही नहीं, और वो सभी को बिल्कुल नॉर्मली गुड मॉर्निंग कहती है। और वो जैसे ही कागोरो के पास जाती है, इस पर कागोरो उसका सही नाम लेकर उसे गुड मॉर्निंग बोलता है, जिसे सुनकर निशिनो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है आज इसने पहली बार मेरा सही नाम लिया, इसका मतलब इसने पहली बार मेरी तरफ देखकर बात की। और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कागोरो भी बिल्कुल मेरी तरह है, वो एक मास्क के पीछे रहता है। अब शायद मैं उसको समझ पाऊंगी। लेकिन तभी एक न्यूज आती है कि कागोनो नाम के एक बच्चे की ट्रक से टकराकर मौत हो गई है। इसके बाद हम कागोनो के बचपन का एक सीन देखते हैं जहाँ कागोनो बताता है कि बचपन में हर किसी का हीरो बनने का एक सपना होता है, लेकिन जैसे जैसे लोग बड़े होते हैं उनके अंदर ये हीरो बनने का सपना खत्म हो जाता है। लेकिन मैं उनसे बिल्कुल अलग था, क्योंकि मैं सच में एक हीरो बनना चाहता था, इसलिए मैंने हर स्किल में मास्टर किया ताकि मैं स्ट्रॉन्ग बन सकूं। और मैंने सभी को ऐसा दिखाया कि मैं एक नॉर्मल और एवरेज स्टूडेंट हूँ जिसे कुछ नहीं आता, लेकिन मैं मास्क के पीछे हमेशा ट्रेनिंग किया करता था कि मैं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकूं। इसके बाद वो समय आ ही गया जब मैंने सारी मार्शल आर्ट सीख ली। लेकिन इससे क्या फायदा, मैं किसी एक इंसान को तो मार सकता हूँ, लेकिन जब क्या होगा जब मुझे एक पूरी आर्मी की टीम आकर घेर लेगी, और अगर मैं उनसे जीत भी गया तो तब क्या होगा जब मेरे ऊपर कोई न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दे, तब तो मेरी ये बॉडी खत्म हो ही जाएगी। इसलिए मुझे इस वर्ल्ड से निकलकर एक ऐसी दुनिया में जाना है जहाँ पर चाहे मेरे ऊपर कोई न्यूक्लियर बॉम्ब भी गिर जाए तब भी मेरी बॉडी को कुछ ना हो, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाए। तभी हम देखते हैं कि वो एक दूसरे वर्ल्ड में रीइंकार्नेट हो जाता है जहाँ वो एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन का लीडर होता है और उसकी टीम में सिर्फ लड़कियाँ होती हैं जो कि पूरे टाउन में फैली होती हैं। वो कहता है अब जो कुछ हो रहा है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं जैसी पावर चाहता था वो मुझे मिल चुकी है। अब मेरे पास एक ऐसी बॉडी है जो कि कभी भी खत्म नहीं हो सकती। मैं इस दुनिया का हीरो और विलेन तो नहीं बनना चाहता, मैं बस इस दुनिया को शैडो से बचाना चाहता हूँ। अगले सीन में हम कागोरो को देखते हैं जो कि एक लड़की के साथ होता है और इस लड़की का नाम अल्फा होता है, जो कि कागोरो से कहती है कि मैंने एशियन टैंक्स के बारे में पढ़ा, जहाँ मुझे कल्ट ऑफ डियाब्लोस के बारे में कुछ पता चला कि हम जितना उनके बारे में पढ़ते हैं वो उतना स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं उसको संभाल लूंगी। कागोरो कहता है नहीं, हम लोग शैडोस है और हम शैडोस में रहकर ही काम करते हैं। इसके बाद हम पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर कागोरो की डेथ हो जाती है और वो एक नए वर्ल्ड में एक नई फैमिली के घर पर पैदा होता है। अब भले ही उसका शरीर बच्चों वाला है, लेकिन अभी भी उसका दिमाग बड़ों वाला होता है, इसलिए वो अपने पैदा होने पर भी नहीं रोता, जिस पर उसके पेरेंट्स काफी हैरान हो जाते हैं कि ये कैसा बच्चा पैदा हो गया। तभी कागोरो को याद आता है कि वो तो अभी अभी पैदा हुआ है तो उसको रोना होगा। खैर इसके बाद काफी साल बीत जाते हैं और हम कागोरो को देखते हैं जो कि अपनी बड़ी बहन के साथ ट्रेनिंग कर रहा था। साथ ही वो बताता है कि उसका जन्म बैरोन कागोनो के घर में हुआ है और बहुत पुरानी जनरेशन से उसकी फैमिली में से काफी सारे लोग डार्क नाइट बनते आ रहे हैं, और हमारी फैमिली में सभी को मेरी बड़ी बहन से काफी उम्मीदें हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और शायद वही हमारी फैमिली की उत्तराधिकारी बनेगी। तभी उसकी बहन एक बहुत बड़े पत्थर को अपनी तलवार से तोड़ देती है, जिसे देखकर सभी लोग उसके लिए तालियां बजाने लगते हैं। कागोनो कहता है मेरी बहन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और एक मैं जो कि बिलो एवरेज डार्क नाइट है, लेकिन ये सब कुछ बिल्कुल झूठ है। कागोनो सभी को वीक होने का दिखावा करता है, असल में ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर कागोनो काफी सारे लोगों को मार रहा होता है और उनसे पैसों के बारे में पूछता है, लेकिन वो लोग जवाब नहीं देते, जिस पर कागोनो अपने स्वॉर्ड से सभी को मार देता है। तभी एक बंदा कागोनो के ऊपर पीछे से हमला करता है, जिससे कागोनो को थोड़ी सी चोट लग जाती है, लेकिन वो वापस से अपने आप को रिकवर कर लेता है और उस बंदे को भी मार देता है। इसके बाद कागोनो को उनके चोरी किए हुए पैसे भी मिल जाते हैं, जिनको देखकर वो काफी खुश होता है। तभी पीछे से उसको कुछ अजीब सी आवाज आती है, वो जाकर देखता है कि एक केज में तो एक अजीब सा क्रिएचर होता है। उसे देखकर कागोनो कहता है कि तुम्हारी बॉडी तो अब सड़ने लगी है, फिर भी तुम अब तक जिंदा हो। इसके बाद जैसे ही कागोनो उसके ऊपर हाथ लगाता है उसे पता चलता है कि ये तो एक मैजिक ओवरलोड है। तभी कागोनो को एक खुराफाती आइडिया आता है कि वो इसका इस्तेमाल अपने कुछ मैजिकल टेस्ट करने के लिए कर सकता है। इसके बाद कागोनो उसको अपने घर ले आता है और उसके ऊपर काफी सारे एक्सपेरिमेंट करता है, लेकिन उसके सारे एक्सपेरिमेंट फेल हो जाते हैं। अब काफी कोशिश करने के बाद उसका एक एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाता है, जिससे वो क्रिएचर एक लड़की में चेंज होने लगता है और ये लड़की एक एल्फ होती है। और जैसे ही इसकी आंखें खुलती है उसके सामने कागोरो होता है। कागोरो कहता है मैंने तुम्हारे ऊपर से कष्ट को हटा दिया है, लेकिन उस लड़की को कुछ समझ नहीं आता, जिस पर कागोरो बताता है कि तुम्हारे ऊपर एक कष्ट हुआ था जिस वजह से तुम बहुत अजीब सी दिख रही थी और ये कष्ट तुम्हें बहुत ही पहले दिया गया था, ये समझ कर कि तुम हीरोज के डिसेंडेंट हो। इसके बाद वो उस लड़की को किताब दिखाते हुए कहता है कि तुमने इस बारे में तो पढ़ा ही होगा कि हीरोज डीमन डियाब्लोस को मार देते हैं और
दुनिया को बचा लेते हैं, लेकिन उन डियाब्लोस ने मरने से पहले तुमको एक कष्ट दे दिया, जिस वजह से तुम ऐसी बन गई थी। असलियत में कागुरो बस एक कहानी बना रहा होता है और उसको झूठ झूठ बोलता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें मास्टरमाइंड का नाम अभी नहीं बताऊंगा वरना तुम डेंजर में फंस जाओगी। लेकिन वो एल्फ नाम जानने के लिए काफी ज्यादा जिद करती है। तभी कागुरो देखता है कि उसके पीछे रखी एक बॉटल पर कल्ट ऑफ डियाब्लोस लिखा था। वो कहानियां बनाते हुए कहता है कि कल्ट ऑफ डियाब्लोस ही है जो ग्रेट डीमन लॉर्ड को जिंदा करना चाहता है और वो और उसकी टीम कभी भी दिन में नहीं आती, वो हमेशा रात के शैडो में आती है। इसके बाद कागुनो अपने डार्क फॉर्म में आ जाता है और अपना नाम शैडो बताता है और कहता है कि मैं हमेशा शैडो में रहकर ही काम करता हूँ, तो क्या तुम भी मेरे काम में मेरा साथ दोगी। कागुनो की वो कहानी सुनकर वो लड़की उसकी मदद करने के लिए हाँ कर देती है। इसके बाद ये लड़की उससे हाथ मिलाती है और कागुनो से कहती है हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए और भी मेंबर्स लाने होंगे ताकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। कागुनो को भी ये आइडिया काफी पसंद आता है और वो कहता है कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम शैडो गार्डन रखेंगे और तुम्हारा नाम अब से अल्फा होगा। फिर इसके बाद हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर कागुनो अपनी बड़ी बहन के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है और उसकी बड़ी बहन उस पर काफी भारी पड़ रही होती है, लेकिन कागुनो यहाँ पर बस नाटक करता है। असल में वो इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो अपनी बहन को एक ही बार में हरा सकता है। अब ट्रेनिंग करते करते वो पानी में गिर जाता है। उसकी बहन कहती है कि तुम कितने ज्यादा वीक हो, तुम अपने अंदर कोई चेंजेस क्यों नहीं लाते। तभी वहाँ पर एक मेड आ जाती है और कागुनो की बहन से कहती है कि तुमसे मिलने के लिए कुछ गेस्ट आए हैं, जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। कागुनो कहता है सच में एक साइड कैरेक्टर होना भी कितना ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि इतना ज्यादा पावरफुल होने के बाद भी उसको बार बार हारने का नाटक करना पड़ता है। इसके बाद वो बताता है कि जब एक ब्लैक नाइट 15 साल का हो जाता है तो वो अपने आप को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मिडगार एकेडमी जा सकता है और अब वो समय भी आ चुका था जब उसकी बड़ी बहन मिडगार एकेडमी जाने वाली थी, लेकिन इससे ही पहले उसको कोई किडनैप कर लेता है और उसके कमरे की सारी चीजें इधर उधर फैली हुई थी। ये सब देखकर उसके डैड काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं आखिर इतनी हिम्मत किसमें आ गई जिसने मेरी बेटी को किडनैप कर लिया। इसके बाद हम कागुनो को देखते हैं और इसके पीछे एक मेड होती है और ये मेड भी कागुनो की सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन की एक मेंबर होती है और ये कागुनो को बताती है कि अल्फा ने तो तुम्हारी बहन को ढूंढना शुरू भी कर दिया है और अब तक तो उसको काफी सारे क्लूज भी मिल चुके हैं। कागुनो कहता है ये तो काफी अच्छी बात है, तो मेरी बहन के क्या हालचाल है, वो जिंदा तो है ना। वो कहती है हाँ शायद, और लगता है कि जिसने तुम्हारी बहन को किडनैप किया है वो कल्ट ऑफ डियाब्लोस से ही है। इसके बाद हम कागुनो की बहन क्लिया को देखते हैं जो कि किडनैपर के सामने होती है। वो किडनैपर कहता है मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं करना चाहता क्योंकि मेरी भी एक खुद की बेटी है, लेकिन फिर भी ये गधा उसको लात मारने जाता है, लेकिन क्लिया उसको टॉर्च कर लेती है। ये देखकर वो किडनैपर कहता है कि तुमने मैजिक सीलिंग चेन डाल रखी है फिर भी तुमने मेरे अटैक को टॉर्च कर दिया। वो कहती है क्योंकि मुझे सिखाया गया है कि इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पास कितना मैजिक है, फर्क तो इससे पड़ता है कि तुम उसका इस्तेमाल कैसे करते हो, और ये चीज मुझे मेरे भाई ने सिखाई है। भले ही मैं उसको हमेशा मैच में हरा देती हूँ, लेकिन आखिर में मैं उससे कुछ न कुछ जरूर सीखती हूँ। वो किडनैपर कहता है मैं भी तुम्हारे भाई के बारे में काफी कुछ जानता हूँ। जब तुम एक बार पोजेस्ड हो गई थी तो तुम्हारे भाई ने ही तुमको हील किया था। क्लिया कहती है ऐसा कुछ नहीं है, मैं लोगों को बता बता कर थक चुकी हूँ, उसने मुझे हील नहीं किया था। वो किडनैपर कहता है अच्छा तो फिर मैं तुम्हारे भाई के बारे में और भी चीजें जानना चाहता हूँ। ये सुनते ही क्लिया को गुस्सा आ जाता है और वो केज को तोड़कर उस किडनैपर को मारने जाती है और उस किडनैपर से कहती है कि अगर मेरे भाई को हाथ भी लगाए तो मैं तुमको छोड़ूंगी नहीं, मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को खत्म कर दूंगी। लेकिन तभी वो किडनैपर क्लिया के मुंह पर मारता है जिससे वो बेहोश हो जाती है। तभी वहाँ पर एक आदमी भागता हुआ आता है और उसे बताता है कि कुछ घुसपैठी आ गए हैं और उन्होंने हमारे ऊपर हमला कर दिया। वो बिल्कुल एक शैडो की तरह है। वो किडनैपर जल्दी से वहाँ जाता है और देखता है कि उन शैडोज ने तो वहाँ मौजूद सभी लोगों को खत्म कर दिया है। वो पूछता है आखिर तुम सब कौन हो। अल्फा कहती है हम शैडो गार्डन से हैं और हम कल्ट ऑफ डियाब्लोस के बारे में सब कुछ जानते हैं। ये सुनकर वो किडनैपर काफी ज्यादा डर जाता है और कहता है आखिर तुमको इस बारे में कैसे पता, और वो अल्फा के ऊपर अटैक करने जाता है, लेकिन अल्फा उससे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तभी वो किडनैपर कुछ अजीब सा खा लेता है जिससे उसकी पावर्स बढ़ जाती है, लेकिन अभी भी अल्फा उस पर भारी पड़ रही थी और उससे बचने के लिए वो जमीन में गड्ढा खोदकर वहाँ से भाग निकलता है, लेकिन वहाँ पर उसकी मुलाकात शैडो से हो जाती है। तभी वो किडनैपर शैडो के ऊपर अटैक करता है, लेकिन शैडो अपनी तलवार
तलवार की नोक से ही उसके अटैक को रोक लेता है और उसको गुस्सा दिलाने के लिए कहता है कि तुम्हारे अंदर अल्फा से भी ज्यादा मैजिक पावर है, लेकिन फिर भी तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब गुस्से में वो किडनैपर वापस से शैडो के ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो उसके सारे अटैक को डॉज करता रहता है और आखिर में वो काफी पावरफुल अटैक उस किडनैपर के ऊपर करने लगता है, जिसे देखकर वो किडनैपर कहता है कि मैंने लास्ट टाइम इतने पावरफुल अटैक अपने मास्टर के साथ की थी, लेकिन तुम कितने भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो जाओ, तुम इस दुनिया के डार्क डीपेस्ट को नहीं जान पाओगे। ऐसा बोलने के बाद वो वही अजीब सी चीज सारी एक ही बार में खा जाता है और वो काफी ज्यादा पावरफुल बन जाता है और अपने स्वॉर्ड से शैडो के ऊपर हमला करता है, लेकिन शैडो उसके अटैक को रोक लेता है और अपनी सारी एनर्जी को बाहर निकालकर उसके ऊपर अटैक करता है और इसी के साथ ये खेल भी खत्म हो जाता है। इसके बाद शैडो देखता है कि उस किडनैपर के पास एक पेंडेंट होता है जिसके अंदर उस किडनैपर और उसकी बेटी की फोटो होती है। शैडो उस पेंडेंट को लेकर वहाँ से चले जाता है। इसके बाद वो अपनी बहन क्लेया की चेन भी खोल देता है, जिससे वो अपने आप ही काफी बुरी हालत में घर पहुँच जाती है और उसकी इंजरी भी रात भर के अंदर ठीक हो जाती है, जिससे वो अगले दिन वो अपनी एकेडमी जाने के लिए तैयार हो जाती है और वो सबके सामने ऐसा प्रिटेंड करती है कि उसके साथ कल रात को कुछ हुआ ही नहीं। इसके बाद हम कागोनो को देखते हैं जो कि सभी एल्फ के साथ कैसल के छत पर होता है और कहता है कि मैं भी उस एकेडमी जाना चाहता था, क्योंकि उस एकेडमी के मुकाबले ये विलेज कुछ भी नहीं, लेकिन एकेडमी जाने के लिए अभी भी मेरे पास 2 साल बचे हैं, तब तक मैं अल्फा और बाकी सभी से काम करवाऊंगा। लेकिन तभी अल्फा और बाकी एल्फ कागोनो से कहती हैं गुड बाय कहती हैं और कहती हैं कि हमारा सफर बस यहीं तक था, जिसे सुनकर कागोनो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर अब हम कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं जहाँ कागोनो ट्रेन से कहीं जा रहा होता है और बताता है कि अल्फा और बाकी सभी के हिसाब से कल्ट ऑफ डियाब्लोस एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ग्लोबली फैली हुई है और लास्ट टाइम उन्होंने मेरे से ये कहा कि हम अलग अलग जाकर कल्ट ऑफ डियाब्लोस से फाइट करेंगे, लेकिन कल्ट ऑफ डियाब्लोस तो असल में है ही नहीं। दरअसल वो सभी अब बड़ी हो चुकी हैं और अब वो अपने आप को फ्री करना चाहती हैं और इसमें उन लोगों की कोई गलती भी नहीं है, क्योंकि जब हम बड़े होते हैं तो हमारे थॉट्स चेंज हो जाते हैं और वैसे भी मेरी पुरानी लाइफ में तो मैं अकेले ही फाइट किया करता था। इसके बाद हम कागोनो की पास्ट लाइफ को देखते हैं जहाँ हमें पता चलता है कि वो आखिर में मरा कैसे। कागोनो एक पत्थर पर अपना सर पटकते हुए मैजिक मांगता है, लेकिन तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो पहाड़ी से नीचे गिर जाता है। तभी एक ट्रक आकर कागोनो को टक्कर मार देता है। इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर कागोनो मिडगर एकेडमी पहुँच जाता है, क्योंकि अब कागोनो पूरे 15 साल का हो चुका है और अब वो मिडगर एकेडमी में एनरोल कर सकता है, जहाँ पर उसकी बहन पहले से ही है। कागोनो इस एकेडमी के बारे में बताता है कि ये एकेडमी काफी ज्यादा पॉपुलर है, यहाँ पर किंगडम से और किंगडम के बाहर से काफी सारे लोग आते हैं और एक बैकग्राउंड कैरेक्टर होने की वजह से उसको इस एकेडमी में एडमिशन मिलने में काफी दिक्कत हुई। साथ ही उसको काफी घटिया सा अपार्टमेंट भी दिया जाता है और उसने अपने दोस्त भी बिल्कुल बैकग्राउंड कैरेक्टर वाले बनाए थे जिनका नाम स्केल और पू होता है। इसके बाद ये लोग अपनी क्लासेस अटेंड करने के लिए ट्रेन से जाने लगते हैं और ट्रेन में काफी ज्यादा भीड़ होती है, जिसे देखकर कागोनो का दोस्त कहता है कितना अच्छा होता अगर हमें एकेडमी के डोम में रहने दिया जाता तो। कागोनो कहता है हाँ ऐसा हो सकता है अगर हम मेरी बहन की तरह काफी स्मार्ट स्टूडेंट बन जाए। उसका दोस्त कहता है हाँ भाई फिर तो रहने ही दो। कागोनो मन में सोचने लगता है कि मुझे यहाँ पर आए हुए पूरे 60 महीने हो चुके हैं और मैं यहाँ पर बैकग्राउंड कैरेक्टर की तरह अच्छे से सेटल्ड हो चुका हूँ। तभी उसका दोस्त कहता है अरे भाई कहाँ खो गए? वैसे कल के टेस्ट में तुम्हें काफी कम नंबर मिले थे तो इसकी पेनल्टी तो तुम्हें याद होगी ना? कागोनो कहता है हाँ मुझे याद है, और पेनल्टी ये होती है कि जिसके भी सबसे कम मार्क्स आएंगे वो स्कूल की सबसे पॉपुलर गर्ल को प्रपोज करेगा। फिर इसके बाद ये लोग स्कूल पहुंच जाते हैं जहाँ ये देखते हैं कि स्कूल की सबसे पॉपुलर और ब्यूटीफुल गर्ल एलेक्सिया को कोई लड़का प्रपोज कर रहा होता है और एलेक्सिया उसे बड़ी बुरी तरीके से रिजेक्ट कर वहाँ से चली जाती है, जिसे देखकर कागोनो का दोस्त कहता है भाई अब तेरा क्या होगा? कागोनो कहता है अरे तुम टेंशन मत लो, मैंने कल रात को प्रपोज करने की अच्छे से ट्रेनिंग ली है। इसके बाद हम अगला सीन देखते हैं जहाँ पर कागोनो एलेक्सिया के सामने होता है और उसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है, लेकिन फिर भी वो एलेक्सिया को प्रपोज करता है और कहता है क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? और मन में कहता है बहुत सही, अब वो मुझे रिजेक्ट कर देगी। ये एक बैकग्राउंड कैरेक्टर के लिए एक्सपीरियंस करना बहुत ही अच्छा होगा, लेकिन यहाँ पर तो बिल्कुल उल्टा ही हो जाता है। एलेक्सिया कागोनो से कहती है कि ठीक है मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने के लिए तैयार हूँ, मैं तुम जैसे लड़के का काफी समय से इंतजार कर रही थी, तो अब से हमारा रिलेशनशिप स्टार्ट होता है। जिसे सुनकर
कागोनो काफी ज्यादा जोर से चिल्लाता है, आखिर क्यों? फिर इसके बाद कागोनो कैंटीन में खाना लेने के लिए जाता है, जहाँ पर सभी उसको घूर घूर कर देख रहे थे। साथ ही वो आपस में बातें करने लगते हैं कि ये तो बिल्कुल एवरेज स्टूडेंट है, आखिर इसने प्रिंसेस एलेक्सिया को पटा कैसे लिया। अब ये सब देखकर कागोनो को भी काफी अजीब लग रहा था और वो अपने दोस्तों के पास जाकर बैठ जाता है और कहता है कि ये सब बहुत अजीब है। अब यहाँ पर कागोनो के दोस्तों में से भी जलने की बदबू आ रही थी। उसके दोस्त कहते हैं, भाई देख, बुरा मत मानियो, लेकिन तेरे अंदर ऐसी कोई भी खूबी नहीं है कि तू प्रिंसेस एलेक्सिया को डेट कर सके। तभी वहाँ एलेक्सिया आ जाती है और इन लोगों से कहती है कि क्या मैं भी तुम्हारे साथ लंच कर सकती हूँ, जिसे सुनकर कागोनो के दोस्त काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उसको अपने साथ बैठने को कहते हैं, लेकिन एलेक्सिया कागोनो को धक्का देकर उसके बगल में बैठ जाती है। ये सब देखकर सभी बच्चे आपस में बातें करने लगते हैं कि प्रिंसेस एलेक्सिया आखिर लोएस्ट नोबल के साथ कैसे बैठ सकती है। ये सब देखकर कागोनो को भी यकीन नहीं होता, इसलिए वो खाने को बड़ी गंदी तरीके से खाने लगता है ताकि प्रिंसेस एलेक्सिया उसको रिजेक्ट कर दे। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, उल्टा एलेक्सिया कागोनो से कहती है कि वो अगली क्लास उसके साथ लेना चाहती है। कागोनो कहता है, ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं क्योंकि मैं सेक्शन 9 में हूँ, जो कि सबसे नीचे है। एलेक्सिया कहती है, इसकी तुम चिंता मत करो, मैंने बात कर तुम्हारे लिए सेक्शन 1 में जगह बना दी है। इसके बाद कागोनो रॉयल बाउंसिंग फुशिंग के क्लास में आ जाता है। वो देखता है कि सेक्शन 1 का एडवाइजर तो मिस्टर जेनोम है, जो कि एक ऑफिशियल रॉयल फेंसिंग इंस्ट्रक्टर है, लेकिन बाकी सेक्शन में एडवाइजर नहीं दिए जाते। साथ ही जेनोम बताता है कि यहाँ पर जो तुम पुशिंग स्टाइल सीखने वाले हो वो ओरिजिनल स्टाइल है और अगर तुम्हारे अंदर स्ट्रेंथ है तो तुम इसको आसानी से सीख सकते हो। फिर इसके बाद सभी पुशिंग स्टाइल को सीखने लग जाते हैं, जहाँ पर कागोनो एलेक्सिया के साथ फाइट करता है और कागोनो को पता चलता है कि एलेक्सिया के अटैक कभी भी लगते नहीं है और उसके अटैक काफी स्लो भी है। साथ ही वो देखता है कि उसकी टेक्निक तो काफी अच्छी है, लेकिन कहीं कहीं पर वो काफी नरम है, बस इसी वजह से वो अपनी बहन से थोड़ी अलग है। कागोनो बताता है कि एलेक्सिया की बहन इस पूरे किंगडम की सबसे पावरफुल डार्क नाइट है। तभी वहाँ पर ज़ीनोन आ जाता है और कहता है कि आज के लिए बस इतना लेसन काफी है और एलेक्सिया कागोनो को थैंक्स बोलती है आज की फाइट के लिए। साथ ही वो कहती है कि तुम्हारी फेंसिंग स्टाइल काफी अच्छी है, लेकिन मुझे उससे नफरत है। इसके बाद वो ज़ीनोन के पास आ जाती है। ज़ीनोन कहता है, तो क्या मैं मान लो कि तुम्हारा डिसीजन यही है? एलेक्सिया कहती है, हाँ, मैंने सोच लिया है कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड बनूंगी, तो अब तुम पीछे हट सकते हो। इसके बाद हम अगला सीन देखते हैं, जहाँ कागोनो एलेक्सिया के साथ होता है। कागोनो कहता है, तो तुम मिस्टर जेनोम के साथ एंगेजमेंट नहीं करना चाहती, इसलिए तुमने मुझे अपना बॉयफ्रेंड बनाया ताकि तुम मेरा यूज कर उससे बच सको। एलेक्सिया कहती है, वैसे तुम तो मेरे से भी ज्यादा बुरे हो, तुमने अपनी शर्त पूरी करने के लिए मुझे एक फेक लव के साथ प्रपोज किया। तुम्हारे दोस्तों से थोड़ी बहुत बातें कर मुझे इस बारे में पता चला, इसका मतलब कि तुमने एक इनोसेंट लड़की के दिल के साथ खेला है। तो सोचो, अगर स्कूल में इस बारे में किसी को भी पता चला तो तुम शांति से तो बिल्कुल नहीं रह पाओगे। ये सुनकर कागोनो थोड़ा सा डर जाता है। एलेक्सिया कहती है, अगर तुम बचना चाहते हो तो तुम्हें मेरा बॉयफ्रेंड बने रहने की एक्टिंग करनी होगी। जब तक जेनोम मेरा पीछा नहीं छोड़ देता उसके बाद तुम यहाँ से जा सकते हो। कागोनो कहता है, ये तो कोई भी बता सकता है कि जेनोम तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। एलेक्सिया कहती है, मुझे बस थोड़ा सा समय चाहिए, इसके बाद मैं खुद देख लूंगी। लेकिन कागोनो अभी भी तैयार नहीं होता, जिस पर एलेक्सिया कागोनो की तरफ एक गोल्ड कॉइन फेंकती है। कागोनो कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं पैसों में बिक जाऊंगा? जिस पर एलेक्सिया उसकी तरफ एक और कॉइन फेंकती है। कागोनो उस कॉइन को अपने मुंह से पकड़ लेता है और कहता है कि हाँ भाई, मैं बिक जाऊंगा, क्योंकि मैं बस अपने पॉकेट मनी से एम्बिनेंस एंड शेडो के काम को पूरा नहीं कर सकता, तो मैं इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी कैसे खो सकता हूँ। इसके बाद कागोनो एलेक्सिया का बॉयफ्रेंड बने रहने का नाटक करने लगता है, जिसे देखकर स्कूल के सभी बच्चे काफी ज्यादा जेलस होने लगते हैं। वहाँ से जाते वक्त एलेक्सिया देखती है कि जेनम तो कुछ लड़कियों से बातें कर रहा है, जिस वजह से एलेक्सिया जेनम की काफी बुराई करने लगती है। कागोनो बताता है कि एलेक्सिया सभी के सामने तो काफी अच्छा बनती है, लेकिन उन्हीं के पीठ पीछे वो उनकी बुराई करती है, इसलिए इससे बहस करना तो मेरे बस की नहीं। अगले सीन में कागोनो एलेक्सिया से पूछता है, आखिर मिस्टर जेनम से शादी करने में तुमको क्या प्रॉब्लम है? वो तो काफी ज्यादा हैंडसम, रिच और लड़कियों के बीच में काफी पॉपुलर है, वो तुम्हारे लिए एक अच्छे हस्बैंड बनेंगे। एलेक्सिया कहती है, वो सब कुछ बस दिखावा है, जैसे मैं करती हूँ, और वैसे भी मैं बस बाहर से देखकर किसी को भी जज नहीं करती। कागोनो पूछता है, फिर तुम कैसे जज करती हो? एलेक्सिया कहती है, मैं लोगों के अंदर की कमियां देखती हूँ और मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि तुम बिल्कुल एवरेज हो और तुम्हारे अंदर कमियां तो कूट कूट कर भरी हैं। कागोनो कहता है, तुम्हारा शुक्रिया, इसको मैं अपनी तारीफ समझूंगा। अच्छा ये बताओ, मिस्टर जेनोम के अंदर क्या कमियां हैं? एलेक्सिया कहती है, उसके अंदर कोई कमियां नहीं। कागोनो कहता है, फिर तो अच्छा है ना, वो तुम्हारे लिए एक परफेक्ट हस्बैंड बन सकता है। एलेक्सिया कहती है, ऐसा नहीं हो सकता, इस पूरी दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसके अंदर कोई कमी ना हो, और अगर तुमसे कोई ये कह
रहा है कि उसके अंदर कोई कमी नहीं है, तो वो पक्का झूठ बोल रहा है। इसके बाद ये लोग ट्रेन से वापस जाने लगते हैं, जहाँ एलेक्सिया कागोनो से कहती है कि फेंसिंग में तुम्हारी बेसिक तो काफी अच्छी है, लेकिन इसके अलावा तुम्हारा कुछ अच्छा नहीं, फिर भी मैं तुमसे अपनी नजरें हटा ही नहीं पाती। कागोनो कहता है, लेकिन क्या बात है, आज तुम्हारी फेंसिंग स्टाइल काफी ज्यादा एग्रेसिव और स्लो थी। एलेक्सिया कहती है कि मैं हमेशा से अपनी बहन की तरफ फेंसिंग स्टाइल में मास्टर होना चाहती थी, लेकिन मैं उसकी तरह नहीं बन पाई, इसलिए मैंने अपने लिए एक नया तरीका अपनाया। इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ कागोनो अपने दोस्तों के साथ स्कूल जा रहा था। कागोनो के दोस्त उससे कहते हैं कि तुम्हारे रिलेशनशिप को अब 2 हफ्ते हो चुके हैं, तो तुम्हारे बीच वो सब हुआ या नहीं। कागोनो उनको मना करता है, जिसे सुनकर उसके दोस्त उसको चिढ़ाने लगते हैं और कहते हैं कम से कम तुम्हें किस तो करना ही चाहिए था। तभी सीनोन कुछ लोगों के साथ आकर कागोनो को घेर लेता है और कहता है, प्रिंसेस एलेक्सिया कल रात से अपने डोम में नहीं गई है और आखिरी समय में तुम उसके साथ ही थे। अब ये लोग कुछ पूल पार्टी से ही पहले कागोनो उनको सरेंडर कर देता है। दूसरी तरफ हम एलेक्सिया को देखते हैं, जो कि मैजिक सीलिंग चेन से बंधी हुई थी। उसको लगता है कि इन सब के पीछे कागोनो का हाथ है, लेकिन तभी उसके सामने एक अजीब सा बंदा आता है और इसने एलेक्सिया को किडनैप इसलिए किया था क्योंकि इसको रॉयल ब्लड चाहिए था, ताकि वो इस मॉडर्न दुनिया में डीमंस को समन कर सके। दूसरी तरफ एकेडमी के कुछ बच्चे कागोनो को बांधकर उसको बड़ी ही बुरी तरीके से मारने लगते हैं और पूछते हैं कि उसने एलेक्सिया को कहाँ पर छुपा कर रखा है, लेकिन कागोनो उनके टॉर्चर को बर्दाश्त करता है ताकि वो बैकग्राउंड कैरेक्टर कर रहे, जिस पर एक बंदा नुकीले कीले निकाल लेता है और कागोनो के पैरों में घोंप देता है। सच सच बताओ, प्रिंसेस एलेक्सिया कहाँ पर है? अब कागोनो की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। वो रोते हुए कहता है कि उसको सच में नहीं पता कि प्रिंसेस एलेक्सिया कहाँ पर है। कागोनो को रोता हुआ देख वो लोग उसका मजाक बनाने लगते हैं। तभी कागोनो अपने रोने के नाटक को बंद करता है और कहता है कि आखिर ये सब कब तक चलेगा। फिर इसके बाद हम वापस से इन लोगों को देखते हैं, जहाँ ये बंदा दोबारा से एलेक्सिया का खून लेने जाता है। इसी बीच वो बड़बड़ाने लगता है कि मैं अपने मिशन के बहुत ज्यादा पास था, लेकिन उन लोगों ने सब कुछ खराब कर दिया, और फिर जाकर वो अजीब से क्रिएचर को मारने लगता है, जिसे देखकर एलेक्सिया उसे रोकते हुए कहती है कि तुम्हें तो मेरा ब्लड चाहिए ना। वो बंदा कहता है, तुमने सही कहा, अब मैं तुम्हारे ब्लड से अपने मिशन को पूरा कर पाऊंगा। अब वो बंदा एलेक्सिया का बहुत सारा ब्लड ले चुका था, इसलिए वो कुछ अजीब सा खाना एलेक्सिया को जबरदस्ती खिलाने लगता है, और ये सब वो क्रिएचर भी देख रहा था। इसके बाद हम एकेडमी का सीन देखते हैं, जहाँ ज़ेनो एलेक्सिया की बड़ी बहन एरिस के पास आता है और उससे माफी मांगता है कि उसके होते हुए भी प्रिंसेस एलेक्सिया को किसी ने किडनैप कर लिया। एरिस कहती है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, और अभी तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम एलेक्सिया को कैसे ढूंढे, और अब तक हमें जितना पता चला है इस हिसाब से कागोनो नाम के लड़के ने उसको किडनैप किया है। ज़ेनो कहता है, मुझे नहीं लगता, क्योंकि उसकी स्किल्स इतनी ज्यादा कम है कि वो प्रिंसेस एलेक्सिया का कुछ नहीं कर सकता, और 4 दिन के टॉर्चर के बाद भी उसने कुछ नहीं बोला। एरिस कहती है, ठीक है, लेकिन उसको छोड़ने के बाद भी उसके ऊपर नजर रखना। इसके बाद वो अपनी बहन को याद करने लगती है और कहती है, पहले जब साथ में हम इस वक्त ट्रेनिंग किया करते थे, तो इसी बीच में समझ जाया करती थी कि मेरी बहन की लाइफ में आखिर क्या चल रहा है, लेकिन अब वो समय आ चुका है जब मैं अपनी बहन से ही बात नहीं कर पाती। ये सब याद करते हुए वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ हम एलेक्सिया को देखते हैं, जहाँ पर उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, क्योंकि उसकी बॉडी से बहुत सारा ब्लड निकाल लिया गया था। इसके बाद हम कागोनो को देखते हैं, जहाँ उसे कचरे की तरह बाहर फेंक दिया जाता है। वो कहता है वो अपनी चोट को एक ही बार में हील कर सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता। ऐसा करने से सभी लोग उसको नोटिस कर लेंगे, जो कि बैकग्राउंड कैरेक्टर के लिए बिल्कुल ठीक नहीं। इसके बाद वो ट्रेन से अपने घर आ जाता है, जहाँ वो देखता है कि उसके घर पर तो अल्फा होती है। वो उससे पूछता है कि वो यहाँ कैसे। अल्फा कहती है, मुझे एक कॉल आया था कि तुम मुसीबत में हो, तो बस मैं आ गई। अब कागोनो पहले ही बहुत ज्यादा थक चुका था, इसलिए वो रिलैक्स करने लगता है। अल्फा कहती है, तुम यहाँ पर आराम फरमा रहे हो, तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे सर पर कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो सारे क्राइम के ब्लेम तुम पर लगा देंगे। वो कहता है, तुमने सही कहा, पैरून का एक गरीब लड़का उनके लिए बिल्कुल ठीक रहेगा, जिसके ऊपर वो सारे ब्लेम थोप सके। वो कहती है, मुझे लगता है कि कल्ट ऑफ डियाब्लोस ने ही एलेक्सिया को किडनैप किया है, क्योंकि रॉयल फैमिली के ब्लड में हर कॉन्सिडेंस में हीरोज का ब्लड होता है। वो कहती है, जब सब कुछ रेडी हो जाएगा तो हम तुमको बता देंगे। ऐसा बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम अगला सीन देखते हैं, जहाँ कागोनो के पास एक बेटा नाम की एल्फ आती है, जो कि कागोनो को देखकर काफी शर्माने लगती है, लेकिन अपने जज्बातों को कंट्रोल कर वो बताती है कि लेडी अल्फा के ऑर्डर पर जितने भी लोग थे वो किंगडम में पहुंच चुके हैं, और उनकी
संख्या करीब 114 है। इसके बाद बेटा कागोनो को अपना प्लान बताती है कि ये लोग कल्ट ऑफ डियाब्लोस के सीक्रेट बेस पर हमला करने वाले हैं और सेम टाइम पर ये लोग एलेक्सिया के मैजिक को ट्रेस करते रहेंगे ताकि जल्दी से ये लोग उस तक पहुंच सके। इसके बाद हम उन लोगों को देखते हैं जो कागोनो को टॉर्चर कर रहे थे। ये लोग आपस में बातें करते हैं कि सिविलाइजेशन ने अब तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। दूसरा बंदा कहता है कि वो लोग नहीं जानते कि ऑर्गेनाइजेशन कितनी ज्यादा खतरनाक है। तभी वहाँ पर कागोनो आ जाता है। उसको देखकर वो लोग कागोनो की तरफ एलेक्सिया का जूता फेंक देते हैं और उससे कहते हैं, कागोनो तुम्हारे पास एलेक्सिया का जूता क्या कर रहा है। कागोनो समझ जाता है कि ये लोग उसको फंसाने के लिए बोल रहे हैं। इसके बाद ये लोग कागोनो को मारने के लिए आ ही रहे थे, तभी इनको पीछे से कुछ आवाज आती है। ये पीछे देखते हैं, पीछे तो वही मरा हुआ बंदा होता है जो कागोनो का पीछा कर रहा था। ये लोग कहते हैं, तो ये सब कुछ तुमने किया, तुम सोच भी नहीं सकते कि रॉयल नाइट को मारने के बाद अब तुम्हारा क्या होगा। कागोनो कहता है, तुम चिंता मत करो क्योंकि सुबह होने से पहले मैं सब कुछ साफ कर दूंगा। इसके बाद कागोनो अपने डार्क फॉर्म में आ जाता है और उस बंदे को भी खत्म कर देता है। इसके बाद हम एलेक्सिया को देखते हैं जहाँ उसकी हालत अब बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। तभी इन लोगों को धमाके की आवाज सुनाई देती है। वो आदमी कहता है, तो वो लोग आ गए लेकिन मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। ऐसा बोलकर वो एक बहुत बड़े इंजेक्शन को बाहर निकाल लेता है और वो उस अजीब से क्रिएचर को वो इंजेक्शन लगा देता है। तभी उस क्रिएचर में से एक बहुत ही पावरफुल इविल एनर्जी निकलने लगती है और वो साइज में भी काफी बड़ा होने लगता है। उस आदमी को लगता है कि अब वो इसकी मदद से पूरी दुनिया पे अपना राज कर पाएगा, लेकिन सबसे पहले वो क्रिएचर इस आदमी को ही मार देता है और फिर वो एलेक्सिया को आजाद कर देता है। एलेक्सिया को समझ नहीं आता कि आखिर इसने उसकी मदद क्यों की, लेकिन तभी वो क्रिएचर साइज में और भी बड़ा होने लगता है जिस वजह से वहाँ की बिल्डिंगें टूटने लगती है। दूसरी तरफ एलेक्सिया वहाँ से बचने के लिए बाहर भागने लगती है। तभी उसके सामने ज़ेनोम आ जाता है और कहता है, तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकती क्योंकि उस साइंटिस्ट को मैंने ही वो सब काम करने को कहा था। जिसे सुनकर एलेक्सिया को बहुत गुस्सा आता है। वो कहती है, मैं पहले से ही जानती थी कि तुम इतने ज्यादा नीच हो गए। वो कहता है, मुझे अब इन सबसे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अब मेरे पास तुम्हारा खून है जिसकी मदद से मुझे 12th सीट मिल जाएगी और इंस्ट्रक्टर के काम से आजादी। दरअसल 12th सीट एक राउंड ग्रुप की होती है जो कि बहुत ही ज्यादा हायर लेवल के नाइट्स होते हैं और ये लोग दुगने पैसे और फेम कमा सकते हैं। ज़ेनोम कहता है, वैसे तो इस काम के लिए एरिस काफी बढ़िया थी लेकिन मैं तुमसे काम चला रहा हूँ। ये सुनकर एलेक्सिया को काफी गुस्सा आ जाता है और वो उसके ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन ज़ेनोम उसके अटैक को टॉर्च कर लेता है। इसके बाद एलेक्सिया अपने एक स्पेशल अटैक को करती है जिससे ज़ेनोम को बस छोटी मोटी चोट आती है। वो कहता है, वैसे तो अगर कोई तुम्हारी बहन का नाम भी ले ले तो तुमको बहुत गुस्सा आता है, लेकिन तुमने अपनी बहन के स्पेशल अटैक को कॉपी कर लिया, क्या बात है। इसके बाद ज़ेनोम एलेक्सिया के ऊपर अटैक कर कर उसको पानी में गिरा देता है और कहता है कि तुम अब कुछ नहीं कर सकती, तुमको मेरे साथ चलना ही होगा। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर शैडो आ जाता है। उसको देखकर ज़ेनोम समझ जाता है कि ये आखिर कौन है और वहीं एलेक्सिया कागोनो को देखकर काफी ज्यादा हैरान थी। ज़ेनोम कहता है, तो तुम वही हो जो इतने समय से कल्ट के मेंबर्स को मार रहा है, लेकिन अब तक तुमने जिनको भी मारा है वो बहुत ज्यादा कमजोर थे, लेकिन अब तुम्हारी मुलाकात कल्ट के बहुत ही पावरफुल मेंबर से हुई है तो अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। अब जैसे ही ज़ेनोम कागोनो के ऊपर अटैक करता है, उस अटैक की वजह से उस पूरी जगह पर धूल भर जाती है। अब जैसे ही वहाँ पर धूल हटती है, ज़ेनोम देखता है कि वहाँ पर तो कागोनो है ही नहीं, वो तो एलेक्सिया के सामने खड़ा होता है। दूसरी तरफ हम सिटी का सीन देखते हैं जहाँ पर नाइट्स वहाँ के लोगों को किसी सेफ जगह पर ले जा रहे थे। तभी वहाँ पर वही मॉन्स्टर आकर तबाही मचाने लगता है। नाइट्स उसको रोकने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर उन नाइट्स को दूर फेंक देता है। अब उस मॉन्स्टर की तबाही की वजह से वहाँ के लोग काफी ज्यादा जख्मी हो गए थे। अब लोगों की आंखों में मौत का खौफ दिख रहा था। तभी वहाँ पर एरिस आ जाती है और उस मॉन्स्टर की छाती पर अटैक कर देती है। अब एरिस को देखकर इन लोगों की आंखों में वापस से खुशी आ चुकी थी, लेकिन तभी वो मॉन्स्टर अपने आप को हील करने लगता है। ये देखकर इन लोगों का पोपट हो जाता है और ये लोग वापस डरने लगते हैं कि अब इनको कौन बचाएगा। तभी वो मॉन्स्टर एरिस के ऊपर अटैक कर देता है। तभी एरिस अपनी स्वॉर्ड की मदद से उस मॉन्स्टर के हाथ काट देती है और उसको दीवार में धक्का दे देती है, लेकिन इससे भी उस मॉन्स्टर को कुछ नहीं होता और वो अपने हाथ को वापस से रीजनरेट कर लेता है। ये देखकर एरिस कहती है, अच्छा तो तुम ये भी कर सकते हो, तो इसका मतलब मुझे तुम्हारे इतने छोटे छोटे टुकड़े करने होंगे कि तुम अपने आप को वापस से जोड़ ना पाओ। इसके बाद वो अपनी
पावर का इस्तेमाल कर उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने लगती है, जिससे उस मॉन्स्टर को डैमेज भी होता है। लेकिन तभी बीच में अल्फा आकर उसको रोक लेती है। एरिस उसको चिल्लाते हुए बोलती है, तुम कौन हो? तभी वो क्रीचर अल्फा के ऊपर भी अटैक करने जाता है, लेकिन अल्फा उस अटैक से बच जाती है और कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत ज्यादा तकलीफ में हो, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुमको इससे आजाद कर दूंगी। ऐसा बोलकर अल्फा उस क्रीचर के ऊपर अटैक करती है, जिसमें से काफी तेज ब्लू लाइट निकलने लग जाती है और वो क्रीचर एक लड़की में चेंज हो जाता है और अल्फा को उस क्रीचर में से एक कॉइन मिलता है, जिसको लेकर वो वहाँ से जाने लगती है। लेकिन एरिस उसको रोककर पूछती है कि तुम कौन हो? अल्फा कहती है, तुम बस बैठकर तमाशा देखो, हम लोग शैडो गार्डन से हैं, हमारे रास्ते के बीच में आने की कोशिश मत करना। अब अल्फा वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम इन लोगों को देखते हैं जहाँ ये दोनों एक दूसरे को काफी अच्छी टक्कर दे रहे थे। इसी बीच ज़ेनोन अपने अंदर से काफी पावरफुल इविल एनर्जी को बाहर निकालने लगता है। ये सब देखकर एलेक्सिया भी काफी हैरान हो जाती है। इसके बाद ज़ेनोन अपने फुल पावर के साथ शैडो के ऊपर अटैक करता है, जिससे शैडो भी थोड़ा सा पीछे ढकेला जाता है। इसके बाद ज़ेनोन शैडो के ऊपर वापस से अटैक करता है, लेकिन इस बार शैडो उस अटैक को रोक लेता है और तेजी से ज़ेनोन के पीछे जाकर अटैक करता है, जिससे ज़ेनोन पानी में गिर जाता है। शैडो उसकी गर्दन पर तलवार रखकर कहता है, क्या बात है, बस इतनी ही हिम्मत थी। ये सुनकर ज़ेनोन को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी स्वॉर्ड से शैडो के ऊपर अटैक करने लगता है। शैडो भी अपने स्वॉर्ड से उसके सारे अटैक को डॉज करता रहता है और इसी तरीके से इन लोगों के बीच में एक स्वॉर्ड फाइट होने लगती है और ये फाइट इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि वो जगह धीरे धीरे टूटने लगती है। वहीं एलेक्सिया शैडो के फेंसिंग स्टाइल को देखकर सोचने लगती है कि ये तो वही स्टाइल है जो मैं बचपन में किया करती थी, और वो बताती है कि उसकी बहन बहुत ज्यादा टैलेंटेड और इस स्वॉर्ड चलाने में माहिर है और एलेक्सिया को हमेशा लगता था कि उसके अंदर कोई भी टैलेंट नहीं है, इसलिए वो बहुत ज्यादा मेहनत किया करती ताकि वो अपनी बहन की तरह स्ट्रॉन्ग बन पाए। लेकिन फिर भी वो अपनी बहन की तरह स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाई। वो कहती है कि मैं बस इस चीज में अच्छी थी कि लोग मुझे मेरी बहन से कंपेयर करे और मैं यूजलेस कहलाऊं, और मेरी फेंसिंग स्टाइल जो बहुत ज्यादा ऑर्डिनरी है, जिसे मैं बहुत हेट करती हूँ, लेकिन फिर भी मैंने उसको छोड़ा नहीं। दूसरी तरफ हम इन लोगों को देखते हैं जहाँ शैडो ज़ेनोन के ऊपर अटैक कर देता है। ज़ेनोन कहता है, आखिर तुम कौन हो और तुम इतने ही ज्यादा पावरफुल हो तो तुम अपनी आइडेंटिटी क्यों छुपाते हो? तुम्हें अपना चेहरा दिखाना चाहिए। वो कहता है, हम लोग शैडो है जो शैडो में रहकर शैडो का शिकार करते हैं, हमारा बस यही मिशन है। कालिस कहता है, अच्छा तो ये बात है। ऐसा बोलने के बाद वो कुछ दवाइयों को निकाल लेता है और बताता है कि ये वो दवाइयाँ है जिसे खाने के बाद ह्यूमंस अपने लिमिट से भी ज्यादा आगे चले जाते हैं और बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। इसके बाद वो सारी पिल्स को एक बार में ही खा लेता है। इसके बाद वो एक इविल क्रिएचर में चेंज हो जाता है और अपने स्वॉर्ड से कागोनो के ऊपर अटैक करता है, लेकिन कागोनो उसके अटैक को रोक लेता है और कहता है, क्या तुम बस इतना ही कर सकते हो? तो तुम अपने आप को ऑलमाइटीनेस कहना बंद करो। इसके बाद वो ज़ेनोन के मुंह पर बहुत सारे पंच मारकर उसको नीचे गिरा देता है। कागोनो कहता है, चलो अब इस खेल को खत्म करते हैं। ऐसा बोलकर वो वहाँ पर एक शील्ड बना देता है। ज़ेनोन कहता है, क्या ये मैजिक है? आखिर एक इंसान इतने सारे मैजिक को कैसे यूज कर सकता है? इसके बाद कागोनो उसको अपनी कहानी बताने लगता है कि वो हमेशा से एक ऐसी बॉडी चाहता था जिसे कोई न्यूक्लियर बॉम्ब तक भी खत्म न कर पाए, इसलिए उसने अपनी मसल्स और स्किल्स के ऊपर बहुत काम किया, लेकिन हर चीज की एक लिमिट होती है। लेकिन फिर भी उसने कभी हार नहीं मानी और आखिर में वो इस नतीजे पर आया कि अगर वो न्यूक्लियर बॉम्ब से भी अपनी बॉडी को खत्म नहीं करना चाहता तो वो खुद ही एक न्यूक्लियर बॉम्ब बन जाए। ज़ेनोन सोचता है कि क्या ये पागल हो चुका है और वो अपने स्वॉर्ड से शैडो के ऊपर अटैक करता है, लेकिन इससे उसको कुछ नहीं होता। शैडो कहता है, चलो अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ ऑलमाइटेड गॉड की पावर क्या होती है। इसके बाद शैडो उसके ऊपर अटैक कर देता है और ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और ये धमाका जमीन से निकलता हुआ आसमान की तरफ जाने लगता है, जिसे अल्फा के साथ साथ बाकी सभी भी देख पाते हैं। एरिस कहती है, आखिर ये क्या चीज है, और वो जल्दी से एलेक्सिया को ढूंढने के लिए निकल जाती है। दूसरी तरफ एलेक्सिया उस माहौल को देखकर अभी भी सदमे में थी। तभी वहाँ एरिस पहुँच जाती है और एलेक्सिया को गले लगाकर कहती है, तुम ठीक तो हो ना? इसके बाद हम अगला सीन देखते हैं जहाँ कागोनो और एलेक्सिया एक साथ होते हैं। एलेक्सिया कहती है, तो अब सब कुछ ठीक हो चुका है? वो कहता है, हाँ ये काफी अच्छा है। एलेक्सिया कहती है, हम लोग काफी समय से ऐसा नाटक कर रहे थे कि हम लोग रिलेशनशिप में हैं। इसके बाद वो शर्माते हुए कहती है, क्या हम अपने रिलेशनशिप को असलियत में चला सकते हैं? लेकिन कागोनो उसको मना कर देता है, जिसे सुनकर एलेक्सिया काफी ज्यादा हैरान होती है। इसके बाद वो स्माइल करने लगती है। इसके बाद हम एरिस को देखते हैं जो कि कहती है कि
कल्ट ऑफ डियाब्लोस और शैडो गार्डन्स हमारी पहुंच से दूर कुछ न कुछ तो कर रहे हैं। जिसके बाद एक नाइट एरिस से कहता है कि तुम्हें बाकी नाइट्स के ऊपर भी शक है। एरिस कहती है हाँ, क्योंकि हो सकता है ज़ेनोन की तरह और भी नाइट हो जो कल्ट ऑफ डियाब्लोस के साथ मिले हो। इसके बाद आइरिस उन दोनों को न्यू इन्वेस्टिगेशन टीम बना देती है, जिसे सुनकर ये दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि हम दोनों तुम्हारे लिए अपनी जीत जान लगाकर काम करेंगे। इसके बाद आइरिस इन दोनों को एक चीज दिखाती है और कहती है हमें सबसे पहले इसके बारे में पता करना होगा। तभी हम एक लड़की को देखते हैं जो कि इसी चीज के बारे में एक किताब में पढ़ रही थी और उसका ध्यान पूरी तरीके से इस किताब में होता है, जिस वजह से वो एक लड़के से जाकर टकरा जाती है। और ये लड़का और कोई नहीं कागोनो होता है, जो कि खून से पूरी तरीके से लथपथ था। कागोनो उसकी मदद करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, जिसे देखकर वो लड़की थोड़ा सा शर्माने लगती है, जिससे यहाँ पर इन दोनों के बीच में एक रोमांटिक और प्यार भरा सीन क्रिएट होता है। तो देखते हैं क्या ये कागोनो की गर्लफ्रेंड बनने वाली है। और अगर आगे के एपिसोड चाहिए तो कमेंट में जल्दी से पार्ट 2 लिख दो।